सूरत महानगर पालिका संचालित सुमन हाईस्कूल नंबर 6 कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 6वां मेरी बीमारी शामा ने ली। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हमें 6वां गद्य देखने वाले हैं। मेरी बीमारी शामा ने ली। मेरी बीमारी शामा ने ली, इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जिनके पुत्र अमिताभ बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 1907 में हुआ और हरिवंश राय बच्चन इनका निधन 2003 में हुआ। हरिवंश राय बच्चन, हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया और उसका नाम है मधुशाला। हालांकि विपुल मात्रा में, बहुत मात्रा में उन्होंने अपना साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में हरिवंश राय बच्चन जी एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। दिल्ली में सरकारी सेवाएं दी हैं और आकाशवाणी और इसके बदौलत दो एक अन्य स्थल हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। भारत में एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में उन्होंने की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था और लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर आते थे, उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर उन्होंने पीएचडी की थी। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में उन्होंने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम ऐसा कार्य किया था। इनको कई पुरस्कार भी मिले थे। सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पदवी प्राप्त हुई है। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज, लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु हैं उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियां आज भी लोगों की जबान पर है। उन्होंने बहुत ही साहित्य लिखा हुआ है, बहुत ही काव्य संग्रह लिखे हुए हैं। इस काव्य संग्रह में मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, शीर्षक से 4 खंडों में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। मेरी बीमारी शामा ने ली आत्मकथांश है। जो क्या भूलूं या क्या याद करूं, इसमें से ये आत्मकथांश लिया गया है। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का ये मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रगटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। उन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा लिखी है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ
उस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। इसका ये शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। हरिवंश राय बच्चन जी को अपनी पत्नी श्यामा की चिंता थी और श्यामा को अपने पति की हरिवंश राय बच्चन जी की चिंता थी। दोनों एक दूसरे की चिंता करते थे। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वाले में से न था। बीमारी को लाड़ प्यार करना यानी कि बीमारी हो गई तो तुरंत अपने बिस्तर पर सो जाना, आराम करना, लेकिन वैसा रवैया हरिवंश राय बच्चन जी का नहीं था और इसी वजह से उन्होंने कहा था मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्राय निर्भय था। मुझे कोई भी भय नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में, गांधी जी ने जो लेख लिखा था उसमें उन्होंने पढ़ा था बीमार होना अपराध है। ये क्या है? अपराध है। जो हमें शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ रखना चाहिए, अगर न रखे तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। कवि लेखक कहते हैं कि इस तर्क को कुछ और आगे मैं ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। ये जो अपराधी हैं, जो अपने शरीर को बीमार करता है, वो अपराधी तो है और इसी वजह से उसे दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, कभी कभी जुकाम हो जाता था, बुखार हो जाता था, खांसी और सिरदर्द हो जाता था, तो लोग तुरंत खाट पर लेट जाते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि कभी भी मैं खाट पर नहीं लेटता था और भी अपने काम से काम लेता था, काम करता था। मुझे भरे बुट्ट बुखार में, यानी कि बहुत तेज बुखार अगर मुझे हो तो भी मैं अपनी रात की ट्यूशन पर जाने की मुझे याद है। कभी भी मैं अपनी रात की ट्यूशन को छोड़ता नहीं था, कितना भी बहुत तेज बुखार हो। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से पढ़ाता था। अगर मुझे बुखार हो गया, तेज बुखार हो, अगर मुझे गर्मी हो तो भी मैं बहुत जोश से पढ़ाता था। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? जो बेचारे मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, रोटी कमाने वाले, उनको बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? ये जो बीमारी है अमीरों की हरामजदगी है, यानी कि अमीरों की हरामीपन है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो मैं ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से मदद करता था, सहाय करता था, प्रेरक यानी कि मुझे प्रेरणा देता था, प्रोत्साहन देता था। एक तरह की जो आग जिसमें मेरी संवेदनाओं में ताप आता है, अनुभूतियों में ताप आता है, जिसमें मैं गल जाता हूँ, पिघल जाता हूँ और मेरा हृदय उसमें ढल जाता है। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती थी। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, यानी कि जबरदस्ती लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा या अड़िग नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे, यानी कि नित्य नियम के अनुसार अगर मुझे हल्का बुखार भी आया तो मेरे काम होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तब लेखक कहते कि मैं पट से जवाब देता था कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग यानी कि एक ब्रिटिश लेखक है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उस आत्मकथा में किपलिंग ने लिखा था कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था। उसे बुखार आता था तो उस बुखार में भी उसे काम करना पड़ता था, और जब वो बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। अगर बुखार में लिखता था, बुखार में होता था तो तभी किपलिंग अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं है। लेखक कहते हैं कि मुझे बुखार हो गया हो और मैंने कम लिखा हो, ये तो मुझे याद नहीं है। वो कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया है। लेखक कहते हैं कि कुछ प्रसंग होते हैं और उससे मुझे याद आ गया है
कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर उन्होंने लिखी थी। सार्त्र जो फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनकी जो कविताएं थी, उन कविताओं के बदौलत उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया और तभी लेखक ने दो चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान, सिसिफस जो विलक्षण और चमत्कारिक व्यक्तिमत्व है, ये दो कविताएं उन्होंने प्लूरसी में पढ़ी लिखी थी। प्लूरसी का मतलब होता है दांतों की बीमारी। जब उनको दांतों की बीमारी थी तभी पढ़े उन्होंने ये दो कविताएं लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी। लेखक कहते हैं, हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि हर हालत में जब मैं जवानी में था तब मुझे कोई भी बीमारी पराजित नहीं करती थी। मैं अपनी ही जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। खुद की जिद से जो भी बीमारी हो उसे लेखक पराजित कर देते थे। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? बुखार सुखार आता है तो कितने दिन चलेगा? एक दो दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। विश्राम तिवारी कहा करते हैं, मार के पीछे भूत भागे। अगर मार हो तो उसके पीछे भी भूत भाग जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं, हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं, मैं अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे। अगर हम काम करते हैं तो हमें जो बुखार आता है वो भाग जाता है। ये सिद्ध करने का प्रयास लेखक ने यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन लेखक को जो बुखार था वो मामूली नहीं था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। यानी कि 9 महीने से उनको ये बुखार था और उनको ये बुखार हिला रहा था, झकझोर रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विनाशक झटका उनको दे दिया गया था, यानी कि विध्वंसक झटका लेखक को दे गया था। लेखक का इसी वजह से 9 महीने से बुखार था और बुखार की वजह से उनका स्कूल भी बंद था। वो स्कूल भी नहीं जाते थे। ट्यूशन पर मैं जाता था, खाली ट्यूशन पर वे जाते थे। लेकिन लेखक को आमदनी की बहुत ज़रूरत थी, वेतन की या पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और उन्होंने जो किताबें लिखी थी उनकी बिक्री अभी नियमित यानी कि हर रोज़ नहीं बिकती थी और कर्ज पर सिर चढ़े थे। सिर पर अगर हम देखते हैं तो उनका कर्जा अधिक हो रहा था। बुखार भी था। बुखार 10 दिन उनका चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गए तो भी बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा था। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। अगर बुखार हो गया, 2 महीने 4 महीने से बुखार था, नहीं जा रहा था, और इसी वजह से वे ट्यूशन पर भी नहीं जा पा रहे थे। दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी उनको पड़ता था और ट्यूशन भी लेना पड़ता था। इसी वजह से उन्होंने ट्यूशन बंद कर दिया था। बुखार का नमूना वही था। सुबह तो बिल्कुल बुखार नहीं रहता था, लेकिन शाम को बहुत बुखार रहता था। कभी कभी 101, कभी कभी 102 के बीच में बुखार उनको रहता था। उनकी कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई थी। कभी कभी लेखक को धीमी खांसी रहती थी। दवा लेते थे। दवा बांटो यानी कि दवा बांटने वाला जो होम्योपैथिक कर रहा था तो भी बुखार नहीं जाता था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया। कभी कभी उनके मन में विचार आते थे कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक का मतलब होता है टीबी या क्षय हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुते के बाहर है। अगर मुझे टीबी या क्षय हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज मैं नहीं कर सकता। वो अंग्रेजी उपचार पद्धति है और उसमें बहुत सारी दवाएं लिख देते हैं और बहुत सारा पैसा लगता है और वो अपने बुते के बाहर है, यानी कि अपनी शक्ति से बाहर है। इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी ट्यूशन भी बंद थी, स्कूल में ही जाना बंद था और नियमित किताबों की बिक्री भी नहीं होती थी और इसी वजह से बहुत कम पैसा उनको आता था और उसी में वो अपना गुजारा करते थे। इसी वजह से वे कहते थे कि एलोपैथी का इलाज वो अपने शक्ति से बाहर है, उसे वे पूरा नहीं कर सकते। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठ गई थी?
लेखक कहते हैं, हरिवंश राय जी बच्चन कहते हैं कि कही हुई बात सच हो गई थी। जब मैंने कहा था कि श्यामा को बुखार है तो बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। उनकी जो बीवी है श्यामा, तो उनको बुखार है, वो बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, यानी कि मेरी जो बात कही थी वो या सच हो गई। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ इसी वजह से मेरी पत्नी श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीने में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। कितने? 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी कि इनकी बीमारी कब जाएगी। उनको चिंता थी कि कब वे अच्छे होंगे। उसने अपनी इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया, यानी कि श्यामा ने अपने आप को इच्छा बल से अपने आप को स्वस्थ कर लिया, अच्छा कर लिया। लेकिन वो कभी कहीं भी मेरी चिंता न बन जाए। कौन? श्यामा। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। जो लेखक को बीमारी थी, हरिवंश राय बच्चन जी को बीमारी थी, वो शायद किसी को पता भी नहीं थी, क्योंकि सारे काम तो वे सामान्य रूप से करते थे और इसी वजह से किसी को नहीं लगता था कि वो बीमार है। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं, गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। लेकिन एक दिन उससे मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। श्यामा कहती थी, यानी कि लेखक की पत्नी कहती थी कि एक दिन आप डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाओ और अपनी परीक्षा या परीक्षण करा लो या चेकअप करा लो। लेकिन लेखक टाल मटोल कर रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, टाल रहे थे और टाल रहे थे। इसी वजह से श्यामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जो कभी निष्फल न जाने वाला होता है, ऐसा ही ब्रह्मास्त्र श्यामा ने छोड़ दिया कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वो खाना नहीं खाएगी। ये ब्रह्मास्त्र था, कभी निष्फल न जाने वाला था, उसे तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर बीके मुखर्जी जिनके पास मैं गया था, उनको डर था, भय था कि कहीं मुझ पर क्षय या टीबी का आक्रमण हुआ है। उन्होंने नुस्खा लिख दिया। नुस्खा यानी कि बहुत सारी एक पर्ची है, उस पर बहुत सारी औषधि लिख दी थी और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा कि चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा आराम करो, स्वस्थ रहो, ऐसा उन्होंने कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। नुस्खा यानी कि बहुत सारी औषधि है, बहुत सारी दवा है और इसी वजह से ये मुझे मौत का आज्ञापत्र लगा, परवाना लगा। तभी वे सोचते थे कि क्या मेरी विदा का समय आ गया है, मेरा अंतिम समय आ गया है। तभी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। लेखक के मन में, हरिवंश राय जी बच्चन के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? इतना ही गाने को मैं आया था? इतना ही गुनगुनाने के लिए मैं आया था? केवल इतना ही श्रम संघर्ष मुझे करना था? इतने ही दुख संकट मुझे उठाने थे? स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। और इसी वजह से वे कहते थे कि क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मर्मवेदी का मतलब होता है कि दिल को छू जाने वाला प्रश्न कि क्या मेरी जो पत्नी है श्यामा, उनके भाग्य में विधवापन या वैधव्य लिखा है? ये भी प्रश्न उनके मन में उठता है। तभी लेखक कहते हैं, मरने से मुझे डर नहीं था, वो मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, बहुत सारी यातनाएं वेदनाएं उनको होती है, लेकिन उनको मौत से डर नहीं लगता है। लेकिन मौत से पहले जो भी जीवन है, जो बहुत सारा चिंताएं होती हैं, बहुत सारी तकलीफ होती हैं, तो वो कठिन लगती है। और इसी वजह से लेखक कहते थे कि मरने से मुझे डर नहीं था, वो मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दो। मुझे तो आराम करने के लिए कहा, अगर मैं आराम करूंगा तो मुझे ट्यूशन छोड़ना होगा, स्कूल से छुट्टी लेनी होगी।
अगर ज़्यादा मैंने ले ली तो बगैर मैं तनख्वाह नहीं रह सकता, वेतन लेने को तैयार हूँ, फिर भी घर का खर्च कैसे चलेगा, ये भी मेरे मन में प्रश्न उठा है। शालिग्राम उनका भाई जो अपनी केवल तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। अगर कल उनकी बदली हो गई तब मैं एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में ना होंगी। यानी कि शालिग्राम की बदली हो गई तो एक भी पैसा वो घर नहीं भेज सकते थे। और इसी वजह से जो भी महंगी महंगी दवाएं हैं जो लेखक को लग रही हैं, वो दवाएं कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी अनियमित अनिश्चित है, कभी कभी बिकती है, कभी कभी नहीं बिकती है। और इसी वजह से कर्ज भी अदा करने का कम नहीं है, बहुत सारा कर्जा ले रखा है और इसी वजह से उसकी भी नियमित अदायगी करनी है, तो वो भी अदा करने को कम नहीं है। तभी लेखक की पत्नी श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी। श्यामा उनकी पत्नी, उन्होंने उनकी बीमारी सुनी तो काँप उठी, डर गई कि ये क्या हो गया। लेकिन उसे पता था कि अगर मैं डर गई तो वे सहन नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से वे बेचारी तुरंत संभल गई और दृढ़ हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा, अगर वो डर जाएगी तो मैं सहन नहीं कर सकूंगा और मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा। इसी वजह से वो दृढ़ हो गई और उसने बहुत सारा सहन कर लिया। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवासा मार गया। मुझे टीबी है, क्षय है, ये खबर मेरे माता पिता को लग गई और ये खबर सुनते ही माता पिता को लकवासा मार गया। वो स्तब्ध रह गए कि ये अपने पुत्रों को क्या हो गया है। लेकिन हरिवंश राय जी बच्चन के पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, धैर्य रखते थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपना घर है हम बेच देंगे और तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता के एक उसास लेकर रह गए। असमर्थ दर्शा रहे थे कि घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी वजह से निराशा सूचक एक सांस लेकर वे रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। लेखक कहते हैं कुछ दिनों के लिए ट्यूशन छोड़ दी और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए आए थे, वे रुपए भी पड़े थे। उनसे उन्होंने दवाई भी मंगा ली और चारपाई पर लेट गए, यानी कि खटिया पर लेट गए। तभी श्यामा की सेवा साकार हो गई। जितने दिन वे घर थे उतने दिन श्यामा ने अपने पति की, यानी कि लेखक की, हरिवंश राय बच्चन जी की सेवा उन्होंने की थी। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था कि आप निश्चिंत हो जाइए और आराम ही करते रहिए तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। जब काम करता था तो चिंता नहीं रहती थी। अब काम ही नहीं है, सिर्फ आराम ही करना है, तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता तो मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी। चिंता किसकी थी कि उनके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ था उसकी चिंता उनको थी कि कर्ज कैसे अदा हो पाएगा, मेरा इलाज हो ना हो। लेखक सोचते हैं कि मेरा इलाज हो ना हो, मैं ठीक हो ना हो, पर मैंने जो कर्जा लिया है उससे किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसका हफ्ता, उसका इंस्टॉलमेंट यहाँ पर नियमित रूप से जाना चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। लेखक कहते हैं कि वो हफ्ता नियमित चुका देना चाहिए और उसी के साथ मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत जुड़ी हुई है और उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। अगर वो हफ्ता चला गया तो मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी, यही उन्होंने कहा था। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। दर्पण का मतलब होता है आईना, जैसा हूँ वैसा। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? श्यामा उनको पूछती थी बार बार कि आप किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचाएगी? चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चिंता करोगे तो जो दवाई आपने ली है, औषधि आपने ली है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तभी मैंने श्यामा से कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी मुझ पर
400 रुपये का कर्ज है और अन्य मित्र हैं उनके 100 रुपये मुझ पर कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा। लेखक कहते हैं कि श्यामा ने जो उत्तर दिया उससे वे चकित हो गए और सहसा उठकर उसे आंखें टिकाकर देखने लगे, घूरकर देखने लगे, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी। श्यामा कहती है लेखक से कि कर्ज जो है आपके सिर पर चढ़ा हुआ है वो तुम्हारे मरने के बाद भी मैं उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ दीजिए। मैं सोचने लगा कि श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर ये वाक्य कहा दिया। साहस और शक्ति का परिचय उन्होंने दिया और ये वाक्य कहा होगा कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। मुझे चिंता मुक्त रखने को क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, मुझे एकदम गलत लगा कि ये क्या बात है। मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, मरने को अपने आप के लिए छोड़ दिया हूँ, ये गलत बात है। मुझे अपने लिए नहीं तो मेरी श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैं जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊँ तो वो मेरे मरने पर मेरा कर्जा उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा, बहुत बुरा अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। और एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। 15 दिन उनका इलाज चला, लेकिन उनका बटुआ खाली हो गया, यानी कि सब पैसा खर्च हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। पिताजी ने कहा था कि तुम्हारे इलाज के लिए मैं घर को भी बेच दूंगा, लेकिन लेखक नहीं चाहते थे कि वे अपने पिताजी का घर बेच दे, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था में शांति बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े हो, लेकिन उनका एक शरण स्थल, आश्रय स्थल था, वो उन्होंने अपना बनाया था, उसे बेचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नीति का एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग भी नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वो रास्ता दिखाई दिया, एक तरकीब सूची जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं उसके लिए नहीं छोड़ना चाहता था। और इसी संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और शक्ति भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज तो बहुत महंगा है, आपका इलाज मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसके पूर्व मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंहपट स्वभाव से कहा। बदनाम मुंहपट का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, बदनाम स्पष्ट बोलने वाला। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जाओ मरो। जाओ मरो इस शब्द से मुझे चुनौती मिली थी। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था। जो जो चुनौती मिलती थी उससे मुझे बहुत सारा बल मिलता था, शक्ति मिलती थी, और यही ललकार से मुझे बल मिला। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया, एकत्र किया, और उससे मुझे बल मिला, चुनौती मिली। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू, जिनका नाम था मुक्ता प्रसाद, उन्होंने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित किया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बात लेने का विधान था। सीड्स बात यानी कि इस टब में बैठकर ठंडे पानी में वहाँ पर बैठना है, जिससे हमें जो ज्वर होता है, जो बुखार होता है, वो उतरता रहता है। एलोपैथी में तो क्षय के रोगी को, एलोपैथी का अगर उपचार किया, अंग्रेजी पद्धति का उपचार किया, तो क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था।
लेकिन जो कोने का इलाज है, शीर्ष बात का इलाज है, उसमें चिकना पदार्थ खाना मना था। सिर्फ उसमें कच्ची सब्जियां खाना, फल खाना, भीगे चने खाना, गेहूँ खाना आदि खाना पड़ता था। लेकिन उस पर न दवा पर खर्च था, न खुराक पर खर्च था। ये इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था, यानी कि सुविधाजनक था, और तभी मैं अपने काम का साधारण किए जाता था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। मुखर्जी ने जो चिट्ठी लिख दी थी, डॉक्टर बीके मुखर्जी ने, तो चिट्ठी उन्होंने फाड़ डाली थी, और कोने के अनुसार जो सीट बात था वो लेखक ने आरंभ किया था, और तदनुसार खुराक जो रखा था वही वो खुराक लेते थे। तभी तभी वो स्कूल भी जाने लगे थे, स्कूल में भी पढ़ाने लगे थे। केवल रात वाली जो ट्यूशन उन्होंने रखी थी वो छोड़ दी थी, और उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता था, यानी कि ट्यूशन का जो मुआवजा है बदले में किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। मैं काम करने लगा, स्कूल में जाने लगा, किताबों की बिक्री करने लगा, लेकिन लेखक की जो पत्नी है श्यामा, उन्होंने कभी भी उनका विरोध नहीं किया था। लेखक जीवन भर में जिस रास्ते पर चलते थे उसे वे स्वस्तिपंथा कहता था, यानी कि खुद का रास्ता, और वही रास्ते पर उनकी पत्नी श्यामा भी उनके पीछे चली थी। लेखक कहते हैं कि मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वो प्रतिदिन अपनी सेवा देती थी, सहयोग देती थी, मुझे मदद करती थी, और सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर भी न ठहरने दिया, न मुझे पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। अगर तू अपना रास्ता पकड़ता है, अपने राह पर चलता है, अकेला चलता है, तो आपका जो ध्येय है वो आपको मिल जाएगा, वो ध्येय आप प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए राह पकड़नी चाहिए और उस पर प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया, जो सबसे बड़ा चमत्कार किया, वो ये था कि जितने दिन उनका इलाज चलता रहा उसने अपने सारे लोगों को जैसे कील दिया, यानी कि अपने जितने भी सारे रोग उनको हो गए थे उनको उन्होंने गाड़ दिया था, अपने स्थान से हटने नहीं दिया था। कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की थी। शायद उसके प्रति इस निश्चिंता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं दिया। श्यामा का आत्मनियंत्रण हो, श्यामा का आत्मनिग्रह हो, अपने आप कर उन्होंने काबू रखा था। उसकी इच्छा बल, उसका हठ योग, ये समझ में नहीं आता था कि उसे मैं क्या नाम दूँ, कि उसने अपने आप पर काबू भी रखा था, आत्मनियंत्रण किया था, इच्छा बल थी, योग साधना थी, ये सारी उसने मेरे लिए किया था। उसे मैं क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत श्यामा को चुकानी पड़ी थी, यानी कि भारी हानि उठानी पड़ी थी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैं सामान्य भोजन किया, लेखक कहते हैं कि जो क्षय ज्वर मुझे था उससे मैं पूर्णतः मुक्त हो गया, स्वस्थ हो गया, और उस दिन मैंने सामान्य भोजन किया था। 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वो चारपाई पर गिरी। चारपाई पर गिरना का मतलब होता है श्यामा उसी दिन बीमार पड़ गई जिस दिन लेखक क्षय ज्वर से ठीक हो गए थे, और 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने पर 17 नवंबर 1936 को अपना शरीर उसने छोड़ दिया, यानी कि शरीर छोड़ना मृत्यु होना। उसी दिन 17 नवंबर 1936 को श्यामा की मृत्यु हो गई। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मैं भी बीमार रहता था, वो भी बीमार रहती थी, और 18 महीनों की विवाहित जीवन में दोनों ने मौत के साथ संघर्ष वे करते रहते थे। मेरे संघर्ष में, यानी कि लेखक जो संघर्ष कर रहे थे उसके संघर्ष में श्यामा ने बहुत ही सेवा दी, सहयोग दिया, मंगल कामना दी, मदद की, इतना लेखक को दिया, इतना अपनी ओर से लेखक को चिंता विमुक्त रखा।
और मैं उस संघर्ष में, यानी कि लेखक उस संघर्ष में विजयी हो गए और क्षय जोर से पूर्णता हो गए, पूरे स्वस्थ हो गए। पर उसके संघर्ष में, यानी कि उनकी जो पत्नी थी श्यामा, उनके संघर्ष में भी लेखक ने अपनी शुभकामनाएं दी थी, बहुत सहयोग दिया था। लेखक ने भी बहुत सेवाएं दी, लेकिन बहुत उसको देने के बाद भी वो पराजित हो गई, वो हार गई, उसकी मृत्यु हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वो मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सके। मुझे तो चिंता विमुक्त कर दिया, लेकिन अंतिम सांसों तक वे चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। इसी वजह से इस पाठ को शीर्षक दिया गया है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली।